जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बीए से संबंधित आपकी सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम के लिए कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि आप 3 साल यानी सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में साथियों आपके पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है। इसके पहले मैंने आपका एक मॉडल पेपर ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। ये मॉडल पेपर 2 है, क्लास भी 2 है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए गए हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करके ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में पहला लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलें आगे बढ़ते हैं। आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास के माध्यम से देखेंगे हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट्स। अच्छा, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये 40 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाए जाते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। और नोट्स को मिला करके ले करके अगर आपके मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन पहुंच जाते हैं। अगर 60 क्वेश्चन रहते हैं तो 100 प्लस हो जाते हैं, क्योंकि आपको की पॉइंट्स पढ़ाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। चले स्टार्ट करते हैं साथियों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रकट अधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया जेएस मिल ने, मार्शल ने, पीए सैमुअल्सन ने या फिर एडम स्मिथ ने। प्रकट अधिमान सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको प्रतिपादित करने वाले हैं पीए सैमुअल्सन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है साथियों, प्रकट अधिमान सिद्धांत पीए सैमुअल्सन ने कब प्रतिपादित किया था? तो ध्यान रखेंगे सन 1938 में, ठीक है। ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे पॉल सैमुअल्सन, ठीक है। इन्होंने प्रकट अधिमान सिद्धांत को 1938 में पेश किया था। एक प्रश्न यहाँ पर और आपका पूछ सकता है कि जो पॉल सैमुअल्सन है ये किस देश के अर्थशास्त्री हैं? अमेरिका के हैं, ठीक है। प्रकट अधिमान किसने दिया? पॉल सैमुअल्सन ने। कब दिया? 1938 में। चलिए दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है शराबियों पर, कंजूस पर या फिर डाक टिकट एकत्रित करने वालों पर, या इनमें से कोई नहीं? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता जो होता है साथियों, इनमें से किसी पर भी लागू नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी ये बताइए ह्रासमान सिद्धांत उपयोगिता क्या है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, अच्छे से आप लोग देखेंगे, ठीक है। देखें, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करता है यानी ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है, वैसे वैसे उसे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है, ठीक है। समझ में आया? चले आगे देखते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को सबसे पहले 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्री गॉसेन ने प्रस्तावित किया था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, जैसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया था उसी तरह से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो ये आपके कौन है? ये है आपके गॉसेन, ठीक है। इन्होंने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को प्रतिपादित किया था। कब किया था? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। चले अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मुताबिक किसी वस्तु की जितनी ज़्यादा मात्रा हमारे पास होती है उतना ही कम हम इनकी ज़्यादा मात्रा चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके ये सारे आप जो की पॉइंट है इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी अगर हमसे जानकारी चाहिए, कोई भी पर्सनल बात है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो टेलीग्राम में भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चले
तीसरा प्रश्न है, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे ज़रूर सेंड कर देंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है मॉडल पेपर बनाने में, ठीक है। व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर देंगे अपने साथियों के साथ, इस तरह से एक शेयर बटन बना होगा, ठीक है। चले, तीसरा प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता सदैव शून्य होती है, घटती दर में वृद्धि होती है, अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता है या फिर सभी। तो जो सीमांत उपयोगिता होता है यह इसकी दर जो है घटती दर में वृद्धि होती है, सीमांत उपयोगिता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, सम सीमांत उपयोगिता के लिए उपयोगिता के शर्त हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता के लिए ये दोनों, ठीक है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सम सीमांत उपयोगिता के लिए शर्त है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों। अब यहाँ पे सर जी एम यू एक्स अपॉन पी वाई का मतलब क्या है, एम यू वाई अपॉन पी वाई का मतलब क्या है, जब आप नहीं समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिए सम सीमांत उपयोगिता लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, कहते हैं। अच्छा, कहती है कि यानी सम सीमांत उपयोगिता कहती है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरह विभाजित करता है कि वह अपनी कुल उपयोगिता को अधिकतम कर सके, ठीक है। यानी कोई कस्टमर है, उपभोक्ता क्या है, कस्टमर को बोलते हैं, ठीक है। यानी आप अगर किसी दुकान पर खरीदने जा रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं यानी कस्टमर है, ठीक है। तो कस्टमर अपनी आय को इस तरह से विभाजित करता है कि वह अपनी कुल उपयोगिता जिसे उतना ज़रूरत है, ठीक है, ज़रूरत है, उसको अधिकतम कर सके। इसके लिए प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई राशि से यानी प्रत्येक वस्तु पर खर्च किया गया पैसा, ठीक है, प्राप्त अंतिम सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलें, अब यहाँ आप लोग ध्यान देंगे, एम यू एक्स पी एक्स, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या होता है, देखें जहाँ एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, जो एक्स है वस्तु की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। एम यू एक्स और उसकी कीमत पी एक्स का अनुपात है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप प्रति इकाई रुपए में एक्स वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। देखें एम यू वाई अपॉन पी वाई, यहाँ y की वैल्यू क्या है, y वस्तु की सीमांत उपयोगिता, एम यू वाई और उसकी कीमत जो पी वाई है, ठीक है, इसका अनुपात यह बताता है कि प्रति रुपये y वस्तु से कितना उपयोगिता प्राप्त हो रही है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, उपयोगिता तुष्टिगुण के प्रतिपादक थे मार्शल, किन्स, पैरेटो या एलेन। उपयोगिता तुष्टि गुण के जो प्रतिपादक हैं वह मार्शल हैं, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा को दिया सैमुअल्सन ने, हिक्स ने, पैरेटो ने या इनमें से कोई नहीं। क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्रमवाचक उपयोगिता अवधारणा इसको देने वाले हैं, इनमें से कोई नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब क्रमवाच उपयोगिता अवधारणा इसमें से मैं थोड़ा सा बता देता हूं, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्रमवाच उपयोगिता सिद्धांत के मुताबिक यानी जो उपभोक्ता यानी जो कस्टमर है उसको मिलने वाली संतुष्टि को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता बल्कि उसे वरीयता के क्रम में रखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कारण है। सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कारण है वस्तुएं एक दूसरे की स्थानापन्न होती हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल का नियम नहीं है। तो देखें, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति समता नियम, ये तीनों नियम आपके, ठीक है, प्रतिफल का नियम हैं, लेकिन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये प्रतिफल का नियम नहीं है। शुरू में मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सीमांत उपयोगिता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है
समीकरण सीमांत उपयोगिता से संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है MU = ATU/AQ, ये क्या है? ये आपके समीकरण जो है सीमांत उपयोगिता से संबंधित है। सर जी MU = ATU/AQ का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ऐसे मैं आपको समझा देता हूँ। MU = ATU/AQ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए MU का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब ATU का मतलब क्या होता है? एक्चुअल टाइम यूज, यानी किसी संसाधन या मशीन का वास्तविक उपयोग किया गया समय। अब AQ क्या है? AQ का मतलब होता है अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल क्वांटिटी, यानी उस संसाधन का उस संसाधन या फिर मशीन की उपलब्ध मात्रा का समय, ठीक है। अब यहाँ अच्छे से समझिएगा। देखें MU = ATU/AQ का मतलब है यह है कि किसी संसाधन का कितना प्रतिशत समय उपयोग किया गया, इसे वास्तविक उपयोग किए गए समय ATU यानी एक्चुअल टाइम जो यूटिलिटी है उसको, और जो AQ है उससे विभाजित करके निकाला जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में अगर सवाल भी पूछेगा तो भी आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता देखिए धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और जो सीमांत उपयोगिता है ये शून्य भी हो सकती है। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 आपका क्या पूछा गया है, पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन स्थिर होते हैं, सभी साधन परिवर्तन होते हैं, या फिर सभी साधन एक अनुपात में परिवर्तनीय होते हैं। बताइए पैमाने के प्रतिफल में। तो पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन एक अनुपात में परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है, परिवर्तनशील लागत है। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। परिवर्तनशील लागत जो होती है उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है, या स्थिर लागत जो होती है वह उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है, या फिर जो औसत लागत है इसका उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है, या फिर सीमांत लागत जो है इसका उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ती है, ठीक है साथियों। तो ध्यान रखेंगे जो परिवर्तनशील लागत होती है इसका उत्पादन बढ़ने पर लागत बढ़ जाती है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, उत्पादन की अतिरिक्त इकाई से प्राप्त लागत कुल लागत है, सीमांत लागत है, उत्पादन लागत है, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन की अतिरिक्त इकाई से जो प्राप्त लागत है वह सीमांत लागत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 पूछा गया है, अंतर्निहित लागत है। बताइए सीमांत लागत, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, या फिर स्वरोजगार स्रोत के लिए जो भुगतान है यह अंतर्निहित लागत है। कौन है? बिल्कुल स्वरोजगार स्रोत के लिए जो भुगतान है यह अंतर्निहित लागत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, मौद्रिक लागत में शामिल होती है सामान्य लाभ, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत लाभ यानी व्यक्तिगत लाभ है, ठीक है, या फिर अप्रत्यक्ष। तो मौद्रिक लागत में जो शामिल होता है वह इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब मौद्रिक लागत में मैं थोड़ा सा समझाने वाला हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखें मौद्रिक लागत में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा किए गए मौद्रिक व्यय शामिल होते हैं, यानी उत्पादक मान लें जो प्रोडक्ट को बना रहा है उसके द्वारा, ठीक है, मौद्रिक व्यय शामिल है, ठीक है, यानी वो कितना पैसा लगाया है, ठीक है। वहीं वास्तविक लागत जो होती है उत्पादक के कारकों की आपूर्ति में शामिल कष्ट, असुविधा और असावधानी शामिल होती है, ठीक है। चलिए मौद्रिक लागत और आपका मैंने वास्तविक लागत दोनों बता दिया है। आप अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रोक करके अच्छे से भी आप समझ सकते हैं पढ़ के, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 16 है, उत्पादन फलन है। उत्पादन फलन कौन है भैया? आगत एवं निर्गत के बीच एक शुद्ध तकनीकी संबंध जो होता है वो उत्पादन फलन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है उत्पादन फलन संबंधित है। जो उत्पादन फलन है वह साधन व उत्पादन की मात्रा का संबंध होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है दीर्घकालीन उत्पादन। ठीक है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अर्थ है पूर्ति का नियम, मांग का नियम, पैमाने के प्रतिफल या इनमें से कोई नहीं। तो दीर्घकालीन उत्पादन का फलन का अर्थ है पैमाने के प्रतिफल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध है। तो बताइए किससे संबंध है? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध किससे है? अल्पकाल व दीर्घकाल दोनों से है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का संबंध है अल्पकाल से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको बहुत ही गहराई से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर सकें सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 20 है अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात नियम की किस अवस्था में एक उत्पादनकर्ता उत्पादन करना चाहता है? तो यह द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरी अवस्था में, परिवर्तनशील अनुपातों की तीसरी अवस्था में सीमांत लागत ऋणात्मक होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है सम उत्पादन रेखा दो संयोगों का बिंदु पथ है, वस्तुएं जो समान संतुष्टि स्तर देती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 23 पूछा गया है एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा किसने दी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एकाधिकृत प्रतियोगिता की जो अवधारणा है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, यह अवधारणा यानी जो एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कब दी थी, यह भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता की अवधारणा को अमेरिकी अर्थशास्त्री एडवर्ड एच चैम्बरलिन ने साल 1933 में प्रकाशित अपनी किताब थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पेश किया था। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है आपका पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की संख्या बहुत सीमित होती है, कम होती है, बहुत अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म की संख्या होती है वह बहुत अधिक होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, साधनों की पूर्ण गतिशीलता जो है यह आपकी पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित किया जाता है सरकार द्वारा, उपभोक्ता यानी कस्टमर के द्वारा, फर्म के द्वारा या फिर जो उद्योग हैं उनके द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल, देखें जो उद्योग होते हैं इनके द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत निर्धारित किए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र होता है एक्स अक्ष के समानांतर या वाई अक्ष के समानांतर या ऋणात्मक ढाल वाला होता है या धनात्मक ढाल वाला? बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता में जो औसत आगम वक्र होता है एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है साथियों पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में फर्मों को प्राप्त होता है सामान्य लाभ असामान्य लाभ होता है या फिर सामान्य लाभ होता है या फिर औसत लाभ होता है या कोई नहीं? बताइए। यहाँ ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में जब दीर्घकाल में फर्मों को जो प्राप्त होता है वो सामान्य लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है तो उत्पादन बंद बिंदु के ऊपर औसत परिवर्तनशील लागत वक्र का हिस्सा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है
एकाधिकार में मांग वक्र का ढाल क्षैतिज होता है, वृद्धि होता है, नीचे की ओर गिरता है या ऊपर की ओर चढ़ता है। तो एकाधिकार में मांग वक्र का जो ढाल होता है वह नीचे की ओर गिरता हुआ रहता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ थोड़ा की पॉइंट है, अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छी है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए भी। देखें, एकाधिकार में मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है, यानी नीचे की तरफ। ठीक है, और यह नीचे की ओर झुका होता है। ठीक है भैया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ती है मांग की मात्रा घटती है, और जैसे जैसे कीमत घटती है मांग की मात्रा बढ़ती है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, एक बाजार की स्थिति जहां केवल एक विक्रेता होता है तथा दूसरों के प्रवेश के लिए बाधाएं होती हैं एवं उत्पादन का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है, उसे कहा जाता है, उसे एकाधिकार कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 है, 32 नंबर प्रश्न पूछा गया है, एकाधिकार फर्मों को अन्य फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एकाधिकार वाले बाजार में परिणाम प्राय होता है। तो ये उपभोक्ता यानी जो कस्टमर है इनका शोषण, उच्च कीमत यानी हाई रेट, और असंतुष्ट उपभोक्ता यानी संतुष्ट नहीं होते हैं कस्टमर, तो ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा इसे। निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार की धारणा नहीं है, बताएं आप सभी लोग। बिल्कुल, एकाधिकार की शक्ति प्रतिबंधित है तथा एकाधिकार की जो कीमत है नियंत्रित होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया है, एक नकारात्मक बहिर्भाव के संबंध में सामाजिक सीमांत लागत होगी तो निजी सीमांत लागत से अधिक होगी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, सकारात्मक बहिर्भाव के संबंध में सामाजिक सीमांत लागत होगी तो निजी सीमांत लागत में कमी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है, 36 नंबर, एक पिगोवियन सब्सिडी है, एक पिगोवियन सब्सिडी उत्पादन के सामाजिक रूप में अनुकूलतम स्तर तक ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उत्पादन का कारक नहीं है। तो देखें, इसमें जो कौन सा साधन उत्पादन यानी प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन का कारक नहीं है। तो देखिए, इसमें जो कीमत है प्रोडक्शन का कारक नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी भूमि, श्रम यानी मेहनत, मजदूरी और पूंजी, ये सभी उत्पादन के कारक हैं, लेकिन कीमत नहीं है। ठीक है, कीमत कुछ भी हो सकता है आपके उत्पादन के बाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया है, जब सीमांत भौतिक उत्पादन शून्य होता है तो कुल भौतिक उत्पादन होता है, अधिक होगा, न्यूनतम होगा, बढ़ता हुआ होगा या घटता हुआ। जब सीमांत, ठीक है, जब सीमांत भौतिक उत्पादन जब शून्य होता है तो कुल भौतिक जो उत्पादन होगा वह अधिकतम होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है, श्रम का प्रतिफल है, तो श्रम का प्रतिफल है मजदूरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया साथियों, लगान संबंधित है, तो आप सभी लोग जानते हैं टैक्स इनमें से किससे संबंधित होगा, पूंजी से, भूमि से, श्रम यानी मजदूरी मेहनत से, या फिर संगठन से। बताइए किससे लगान संबंधित होगा, यानी टैक्स किससे संबंधित होगा। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका राइट है, भूमि से। ठीक है, तो साथियों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस क्लास को आगे जरूर सेंड करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप 3 साल मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में, जो मॉडल पेपर 2 है, जो मॉडल पेपर 1 है, और जो लिखित क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, सारे आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है साथियों, चले जल्दी मिलते हैं मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।